मित्रों नमस्कार। बातों बातों में के आज के दिन के दूसरे भाग और हमारी 113वीं कड़ी में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे इस वक्त के मेहमान प्रतिभाशाली कलाकार गायक रवि त्रिपाठी जी हैं। मुंबई में रहते हैं। मूल निवास उनका प्रतापगढ़ है, जहाँ से वर्षों पहले वो मुंबई आकर बस गए और बहुत सारा संगीत तो वो अपने युवावस्था में सीख कर ही आए थे, पर विधिवत शिक्षा लेने के लिए फिर वो प्रख्यात पार्श्व गायक सुरेश वाडकर जी से जुड़े और उसके बाद फिर उनकी एक यात्रा जो शुरू हुई है वो लगातार आज तक जारी है। एक बहुत ही एनर्जेटिक युवा, एक बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज कलाकार, पार्श्व गायक, जो स्टेज शो का बड़ा जाना माना नाम है। पूरे देश भर में आना जाना उनका होता है। विभिन्न मंच के कार्यक्रमों में हमने उनको गाते हुए देखा है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ सहभाग करते हुए देखा हुआ है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुनिया के अनेक देशों में भी उनका जाना हुआ है। सांगीतिक यात्रा कहना चाहिए, सांस्कृतिक यात्रा वो उन्होंने की है। हमारे इस कार्यक्रम में वो बस 5 मिनट में आ जाएंगे और हम उनसे जुड़ करके फिर अपनी एक जर्नी आगे शुरू करेंगे। उनसे उनके सृजन पक्ष को लेकर, उनके अपनी जीवन को लेकर, उनके सपनों को लेकर, उनके लक्ष्यों को लेकर बातचीत करेंगे। कुछ गाने भी सुनेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हमने उनसे कह रखा है कि आप जब हमारे साथ होंगे तो कुछ गाना तो होना ही पड़ेगा, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है। अभी शायद 2-4 दिन पहले मैंने उनको फेसबुक पे देखा था कि वो लंबे समय से प्रतापगढ़ में अपने घर में रह रहे थे और वहाँ से जयपुर की तरफ वो बाय रोड यात्रा पर निकले हैं। और कल इस कार्यक्रम का विवरण मैंने उनको उपलब्ध कराया था, तो उन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक रिसीव किया और अपना सकारात्मक रिस्पांस भी दिया मुझे। मानसी जी, मैं आपका नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। देवेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। रवि भाई हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं उनको बिना देर किए रिसीव कर लेता हूँ और जितनी जल्दी हम उनसे जुड़ेंगे उतनी जल्दी हमारी एक बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। मैं जोड़ता हूँ उनको। प्रणाम भैया। नमस्ते। कैसे हो आप? आशीर्वाद आपका भैया। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और मुझे भी। और लॉकडाउन में आपने सारे जो आर्ट के, संगीत के, साहित्य के प्रेमी हैं, उनके लिए इतनी अच्छी बात आपने सोची, तो इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, साधुवाद, शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगता है आपका जब भी सुनता रहता इसका भैया किस्सा ये है कि ये हमारे सब साथी प्रमोद वगैरह आपको हूँ। जी नमस्कार जी कर रहे हैं जी जी आज। जी जी। प्रमोद भैया, तो नमस्ते प्रमोद भैया। हम लोग को क्या हुआ कि जिस तरह से पूरे देश भर में लॉकडाउन हुआ तो हम लोग की भी छुट्टी कर दी गई। जी। अब घर में रह के आदमी क्या करे। जैसे अभी आज दिन में क्या हुआ कि हिमानी शिवपुरी जी का समय मिला था। जी। यही मतलब दोपहर में ही वो आ सकती थी, तो फिर उनसे जुड़ गए और हाँ। उनसे बात कर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा एक संवेदनशील एक उदाहरण दिया कि हम जो अपने घरों में तोते और चिड़िया उड़िया पाल के रखते हैं पिंजरे में, जी। तो उनका दर्द क्या होता है वो हमने हाँ, लॉकडाउन में देख लिया। खुद रह के, जब हमको पिंजरे में रहना पड़ा और कहीं आबो हवा को हम तरस गए, क्योंकि बहुत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जी। और बिना मिले जुले रह नहीं सकता। बिल्कुल सही बात किया, बिल्कुल सही बात। अच्छे से महसूस हुआ दर्द उनका। तो बहुत सारे लोगों ने तो अपने अपने पिंजरे खोल के पंछियों को उड़ा भी दिया कि अब आप जाओ। हाँ। हम लॉकडाउन में पिंजरे में रहेंगे, तुम पिंजरे से आ जाओ। मुझे ये लगा कि इस बीच हम कैसे जुड़ सकते हैं लोगों से। मुझे ये ये जो तरीका है, ये रास्ता है, ये मुंबई आप सबके संसार से ही मिला। जब मैंने देखा कि कुछ कहीं नेटवर्क ठहर गया है।
अभी डिस्कनेक्शन हो गया है। हैरी सूर्या सत्येंद्र सिंह, स्वागत है भैया आपका भी। कुछ नेटवर्क का इशू है या कोई कॉल आ गया होगा तो फिर दोबारा भी फिर आ जाएंगे हमारे बीच। नमस्कार जी सुरुचि जी, आपका भी स्वागत है। वो अभी हमसे जुड़े हुए थे रवि त्रिपाठी जी, अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी आते होंगे दोबारा, कुछ ही पल में फिर वो हमारे बीच होंगे। और हम लोग की शुरुआत बातचीत की हो ही रही थी बिगिनिंग। रवि भाई के बारे में बता रहा था मैं कि ये 2 दिन पहले अपने पैतृक घर से निकले हैं सड़क मार्ग की यात्रा से और राजस्थान आ गए हैं। जी भैया, नेटवर्क का हाँ कुछ मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हाँ चल रहा है ना। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है, वहीं से वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आप क्या राजस्थान में आ गए हो, जयपुर? जी जी जयपुर में आ गए। 2 दिन पहले मैंने देखा था आपको कि आप जी निकले जी हो, भैया। तो मैं भी समझ गया कि अब सभी ने सोच लिया कि इनफ हो रहा है। नहीं, वो यहीं पे ससुराल भी है, मतलब मेरे इन लॉज यहाँ रहते हैं, तो हाँ बेटा और हाँ वाइफ यहीं पे इनको छोड़ के, जब मुंबई से निकला था तो सड़क हाँ मार्ग हाँ। से गया था, तो यहाँ छोड़ते हुए निकल गया था। तो वाह थोड़ा वाह। सा बेटा बड़ा मिस कर रहा है, तो मैंने कहा जयपुर में कनेक्टिविटी अच्छी रहती है हमारे इसके नेटवर्क की, तो 3-4 दिन वहाँ रहेंगे और आपके साथ वार्तालाप वहीं होगा। लेकिन लगता है कुछ समस्या। अभी ठीक आ रहा है भैया, नेटवर्क ठीक है अभी? अभी एकदम ठीक हो गया। हमें लगा कि शायद कोई फोन ऑन आ गया होगा बीच में, नहीं ये नहीं वजह नहीं, वो होगी। बीच में नेटवर्क का बीच में अगर आएगा तो कोई नहीं, हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्या बताएं। तो तो आपकी जी भैया। आपकी संसार से जो ऋचा शर्मा, अनुपम खेर, ये लोग इस तरह से ही जैसे हम और आप बात कर रहे हैं उस तरह से बात किया करते थे आपस में, जी कलाकार सब। तो मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा क्रिएटिव एस्पेक्ट की तरफ ले जाता हूँ, और फिर हम फिर बात कर रहे हैं तो फिर एक जर्नी को लेकर बात करें, क्रिएटिव बहुत जर्नी को अच्छी। लेकर। जी भैया, जी भैया, बिल्कुल तो सही बात। ये सब आप सब मित्रों का इसमें मुझे सहयोग रहा, सबने मुझे हाँ किया, बहुत प्यार से इसमें सब आना स्वीकार किया। तो मैं तो सबसे पहले आप सबका कृतज्ञ रहता हूँ हमेशा, और ये लगभग 100 के पार निकल जाने का मुझे अनुमान नहीं था। भैया आपको सब बहुत प्यार करते हैं, आप हमारे राष्ट्र के बहुत ही वही मैंने कहा सम्मानित, इतना अच्छा लिखते हैं, और भगवान ने आपको इतने अच्छे शब्दों के, सरल शब्दों में और कम शब्दों में कैसे बड़ी बात से आप संस्मरण दे रहे हैं पिताजी के। आप जो फेसबुक का पढ़ता हूँ, माँ की आपकी पिक्चर देखने के बारे में, वो सब इतना अच्छा लगता है। तो आपसे बात करने को ऐसे लगता है कुछ बातें हमको खुद अपने बारे में जानने को मिलेंगी जब आपसे बात करेंगे तो। इन दिनों बड़ा ये सब घर में रह रह कर और खाली रह के ये सब पुराना बहुत रिवाइंड हो रहा है, बहुत याद आता है। हम सब पता गांव से नहीं जुड़े हैं। वही, और कुछ इधर बढ़ती उम्र का भी मुझे लगता है कुछ तकाजा है कि बचपन की तरफ लौटता है आदमी, बहुत सारी चीजें, नहीं, उम्र तो बहुत ज्यादा शरारतें। नहीं है, लेकिन वो समय की बात है कि इस समय मिल रहा है सोचने का। हम लोग जब काम करते हैं कई बार देखिए हफ्ते हफ्ते भर याद नहीं आता कि हम कहाँ, आज यहाँ है, कल वहाँ है। आपको भी आज ये असाइनमेंट है और लिखना है, पेपर में लिखना है। तो अभी थोड़ा सा हम सबको अपने अंदर झांकने का मौका मिला, जो मैंने महसूस किया। आपका क्या रहा कार्यक्रम इन 3-4 महीनों में? आपने इस कठिन समय को कैसे क्रिएटिवली व्यतीत किया? मेरा भैया, मैंने एक तो बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें पढ़ने का प्रयास किया, अच्छा अच्छा। जिनके बारे में शायद सुनते थे, जैसे अपने वेद के बारे में थोड़ा समझने, वेदों के बारे में जानने का। फिर संस्कृत भाषा सीखने की शुरुआत की मैंने अभी। बहुत तो अच्छा। मेरा भी एक लक्ष्य है कि आने वाले समय में मैं अच्छे से, क्योंकि बचपन में पढ़ी थी हमने भाषा, हमारे यहाँ तो यूपी में पढ़ाते हैं, अपने कोर्स में भी आती है, हिंदी संस्कृत हाँ ठीक रहती है, हाँ लेकिन हाँ प्रॉपर उसको और ढंग से मैं करके, और मेरा एक लक्ष्य है कि मैं वेदों का अध्ययन करूं, वेदों का। हाँ और जो इस तरह ग्रंथ हैं जो हमारे बहुत अच्छे, तो ये एक ये रहा। दूसरा, हाँ हाँ कंपोजिशंस काफी अच्छी बनी इस बीच, क्रिएटिविटी का ठीक रही, तो कुछ गाने बड़े अच्छे बनाए, और उसमें सभी एक गाना रिकॉर्ड भी हुआ है, अंकित अगस्त को आया वो, कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे, वो जनसंख्या के ऊपर है। एक तो हाँ ये हाँ रहा। फिर अपने पुश्तैनी घर गया माँ पिताजी के पास,
तो वहाँ गृह हाँ निर्माण का कुछ काम जो जो हमको लगता था कि ये हाँ, अच्छा होना चाहिए, उनको और सुविधा देनी चाहिए, तो उस क्या हिसाब बात है। से 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अच्छा, वहाँ तो वातावरण उस समय बड़ा अच्छा रहा होगा, आम जी आम खूब फल रहा होगा, खूब आप खूब जहाँ के आम रहने खाया वाले हमने जी, खूब खाया पेड़ पे तोड़ के आम, अमरूद और ये सारी चीजें, केले और अपने बागान से सब्जियां, तो वो हाँ, जिस बड़ा आनंद वर्षों बाद लिया हमने। क्योंकि मैं लगभग आपके पास पड़ोस तक तो आ चुका हूँ, कुंडा गांव तक आ चुका हूँ, तो हाँ तो वहाँ बस वहां से अशोक 30 किलोमीटर, हाँ प्रतापगढ़ लाल तो गंज वहां से मात्र 30 किलोमीटर। हाँ, तो अशोक के वहाँ पर है आम के पेड़ वेड़ बगीचे खेत में, जी जी। तो वो मैं देखता हूँ तो बड़ा चकित हो जाता हूँ। और प्रतापगढ़ का आंवला भैया पूरे विश्व हाँ में मतलब सबसे मतलब बेस्ट आंवला होते हैं वहां पे, हाँ, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है आंवला प्रतापगढ़ से। क्या, अरे वाह। तो हाँ, तो आंवले का जो है वो बहुत बड़ा केंद्र है वो प्रतापगढ़। हाँ, और वो तो आंवला तो इस समय औषधि का सबसे बड़ा, हाँ तो जो बहुत कुछ, उससे आंखों की रोशनी कहते हैं, हमेशा आंखों की रोशनी बढ़ती, पर जी उसको कितनी रोशनी तरीके रहती से है। लोग खाते भी है। जी जी बहुत बिल्कुल, ये देव तो फल है। कहते हैं उसको इसीलिए। हाँ हाँ तो ये संगीत, सृजन, साहित्य सबका जो मैंने कहा ना कि मुझे लॉकडाउन कहीं से बोरिंग नहीं लगा। मैं सरप्राइज हूँ, कई लोग मुझसे कहे कि 4 महीने हम बहुत परेशान हो गए, कैसे समय कटे। और हम्म जैसा कि आप जानते हैं हम लोग भी शो में बिजी रहते थे थ्रू आउट ईयर्स, तो शो तो मिस किया हमने, लेकिन हम्म, कहीं से बोर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा इतना कुछ अपने पास था। जैसे मैंने आपको बात कही कि हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं या उपनिषद, उनके बारे में हाँ, जानना, संस्कृत समझना, भाषा समझना, अपने परिवार को जानना, गांव में गया तो तमाम लोग से संपर्क हुआ, फिर घर का काम बनवाने लगा, तो बहुत सारा कुछ ना कुछ मिल गया करने के लिए। हाँ, ये तो है। और ये भी एक तो ये भी रहता है कि आप जब पुराने अपनी जड़ों की तरफ लौटते हो, अपने उन सब के साथ जिनके साथ आपने एक समय बिताया और लंबे समय मिस करते हो, तो फिर वो एक एक पल जीना जो है वो बहुत सुखकारी होता है। बहुत अच्छा लगता है भैया। आपने वहां भी अपने स्टूडियो का प्रावधान तो किया होगा उस घर में? जी जी वहाँ किया बिल्कुल, वो इसीलिए तो मैं बिल्कुल था कि वहाँ स्टूडियो बनाया, रिकॉर्डिंग सेटअप हाँ लगाया, वहां से गाना भी रिकॉर्ड किया मैंने हाँ और हाँ मुंबई भेजा, और वहां से हो गया। बस वो इस बीच नहीं तो अभी मैं स्टूडियो दिखाता जो हाँ सेशन वहां हाँ होता, लेकिन आना पड़ गया यहाँ, तो हाँ इसलिए हाँ, फिर जाऊंगा 4-5 दिन में वापस चला जाऊंगा वहाँ। अच्छा। जी फिर माता आगे रानी के पास। अब तो बम्बई का संसार धीरे धीरे औपचारिक होता जी जा रहा है, हालांकि तो 15 हालांकि तक सोचा हूँ, 15 सितंबर तक हाँ हाँ मुंबई जाने के लिए। हाँ। एक बात तो है, मतलब मैं जैसे मेरा अपना सिनेमा के प्रति और यह इस संसार के प्रति जो आकर्षण और लगाव है, और मैं हमेशा कहता भी हूं, अपने मित्रों में हमेशा कहता हूँ, जो लोग मतलब गंभीरता से सुनना चाहते हैं, कि सिनेमा से और इस सबसे मुझे सीखने को बहुत मिला है, जीवन सीखने को मिला। जी जी जैसे जैसे अभी भी मैंने देखा कि शूटिंग शुरू हो गई, मान लीजिए जी सीरियलों की या इन सब की, तो फिर मैंने देखा कि हम तो अभी भी यहाँ भयभीत हैं कि हम किसी को ना छुए, कोई हमें ना छुए, और इतनी दूर से बात करे। फिर मैं सोचता हूँ वहां तो देखो आप, कि जब एक दृश्य है, मान लो जिसमें एक 6 लोगों का परिवार है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां से एक एनर्जी मिलती है कि जब वहां पॉजिटिविटी है तो हम में क्यों नहीं। बिल्कुल भैया। तो और मुझे लगता है कि जो अभी कोरोना भी काफी अपने आप पे शर्मिंदा हो के माइल्ड हो गया होगा, हाँ, क्योंकि अब ये अब अब लोग, जनता भी हट पे उतर आई है कि अब ठीक है, देख लेंगे जो होगा। और बहुत लोगों को हुआ, हम देखे 2-3, अब लोगों को उतना डर वो नहीं रह गया कि कोरोना हो गया तो एकदम हाँ लोग पड़ोसी भाग जाते थे, एक तहलका मचता था। अब एक जैसे अपने हाँ, यहाँ सर्दी बुखार जुकाम होता था तगड़ा, वैसे ही हो हम्म, गया है। तो इसलिए अब इसका डर खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं जब जिंदगी की जद्दोजहद आती है तो लोग फिर सब डर को भुला देते हैं। सिनेमा में ही हुआ, वहां पे शूटिंग स्टार्ट हो गई भैया, लोग हाँ, बाकायदा काम शुरू कर दिए, और ऑनलाइन शो शुरू हो गए। ऑनलाइन शो शुरू हो गया। हमने भी 2 शोज, एक दुबई और एक ऑस्ट्रेलिया में किया। एक नहीं देखी हाँ लोगों हाँ, ने निकाल लिया परंपरा की, भाई घर से ही कर लेंगे शोज। तो और ये तुरंत लॉकडाउन होते ही इसके विकल्प आना शुरू हो गए। आने आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए। आपके गुरु भाई हैं समीर दाते, उनसे भी हमने हाँ कुछ दिन पहले बात की, जी 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 बिल्कुल। तो उनके साथ भी हुआ कि वो भी अब उस तरह से अब लौट रहे हैं सब संसार में। हाँ दीपाली और समीर दोनों, अब जितने भी लोग भी देखिए, सोनू जी का, सोनू निगम जी का शो है, मेरे ख्याल से हाँ कल होगा शायद, तो वो भी ऑनलाइन हो रहा है। सुरेश जी ने भी किया, गुरु जी ने मेरे,
तो हाँ भैया हाँ, हम कहते हैं इंसान बहुत जिद्दी होता है। सच में। कैसी परिस्थिति आए हम उसमें लड़ झगड़ के अपना मकाम अपना रास्ता बना ही लेते हैं। अब देखिए आपस में वार्तालाप करने का इतना अच्छा माध्यम शायद था, सब कुछ था, लेकिन पहले दिमाग में आई नहीं बात ना भैया। आपने लॉकडाउन में देखिए जितने लोगों से गुफ्तगू की वार्तालाप किया, तो ये हाँ, एक रास्ता मिल गया। लगता है लग ही नहीं रहा है कि फिर हम आप दूर बैठे हुए हैं भैया। वही। और इसमें ये हुआ कि इतने सारे कलाकारों से वही है कि हम सब जो आपसे सुनते हैं, जानते हैं, आपकी यात्रा को जानते हैं, उसमें होने वाले संघर्ष, चुनौतियां, जिनसे कैसे आप लोग जूझते हो, विजय पाते हो, इन सब में एक एक सूत्र वाक्य मिलता है, तो हम लोग का जीवन भी, और जो सुन रहे हैं हमारे लोग, उनका जीवन भी संवरता है और उनको एक हौसला, हिम्मत आती है। तो ये एक बड़ी बात है जी मेरी भी कि बहुत सही कहा। जब सोचते हैं पीछे मुड़ के ना भैया, तो कई बार लगता है कि सच में मतलब स्वप्न जैसा लगता है। अभी आप वो जिद्दी वाली बात की हो, तो मुझे बताओ ना कि आपने कैसे जिद पकड़ी कि आप गायक मैं बनोगे? जी भैया मैं बताऊं कि हमारे घर में तो पापा की फैमिली में गाना बजाना बहुत ही मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। हाँ मेरे बाबा बहुत जमींदार टाइप का खेत था उनका, और किसान आदमी, भगवान को मानने वाले। और पिताजी मेरे इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफिसर। और हम्म उन लोगों के यहाँ था कि गाना बजाना जो है ना थोड़ा बुरा भी मानते थे। मतलब सुनना अच्छा लगता हाँ था, लेकिन अपने हाँ परिवार में कोई ना गाए। उनको लगता था नाम, खानदान का नाम खराब करेगा ये। हाँ हाँ, ये एक सही। सोच थी, मैं बता रहा हूँ आज से 20 साल पहले की बात, जब मैं शुरू किया था। तो हाँ जब हाँ, लोग बिल्कुल सही। पापा को मैं गाता था बचपन में, तो हमारे यहाँ कैसा लालगंज में कोई भी विशिष्ट अतिथि जब आता था, कोई गेस्ट आता था बाहर का, पॉलिटिशियन आया, ज्यादातर पॉलिटिशियन से आते थे, हाँ तो उनके स्वागत गान का एक परंपरा है अपने यहाँ। मैं जी। बाकी तो नहीं देखता, लेकिन अपने अभी अपने यहाँ हाँ, है। आरंभ। हाँ जी। तो उनके भाषण से पहले हम लोग फूल माला लेकर के, और स्पेशली मैं, और जाके उनके बारे में 2 शब्द गाते थे हम। हमारे यहाँ लिखने वाले भी, जैसे बचपन में हमारे स्कूल के मास्टर साहब थे रामेश्वर तिवारी जी, स्वर्गीय लाल कुमार सिंह जी, एसबी सिंह जी, और एक विशाल मूर्ति, विशाल जी हैं अभी। तो वो हम्म, लिखते बड़ा अच्छा थे। जैसे अगर कोई आ रहा है, सीएम आ रहा है, तो मुख्यमंत्री आज आए तो हमें नींद मिल गई, और ऐसे अच्छी बातें लिखते भी थे। तो मैं मुझे जब भी गा याद आ रही 2 लाइन। जी जी, आप आए अहो हमें भ- नींद मिल। अच्छा, आप अहो उनसे भाग अहो भाग्य जो आप पधारे, हम्म। क्या समुचित सम्मान करें, ऐसे गाते थे। जी 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 जी, तो एक परंपरा थी ये। और भैया वही एक मंच होता था, एक लौता मंच, जहां पब्लिक से रूबरू होते थे। जी। क्योंकि कल्चरल शो जितने अब हो रहे हैं, या हाँ मुंबई से, वो सब नहीं होते थे। नौटंकी होती थी, नौटंकी होती हाँ थी, बिरहा होते थे, आल्हा होते थे, और लोक संगीत कुछ होता था, और ज्यादा मंच इसके स्वागत गीत वाले होते थे। तो हमारे यहाँ जी। एक हमारे बड़े अच्छे हमारे यहाँ के नेता हैं प्रमोद तिवारी जी, तो जी उनका मंच था। तो हर मंच पे मेरा गाना होता था। मैं बहुत छोटा था, मतलब मेरे ख्याल से रहा हूँ 11-12 साल का, 7-8 साल से शुरू हो गया था। तो लोग बहुत पापा को बोलते थे, बेटा आप बड़ा अच्छा गाता, आवाज बड़ी अच्छी है, इसको सिखाइए। हाँ हाँ लेकिन हाँ, वो सिखाने के नाम से उनको लगता था कहते तो बोले ठीक है। तो भैया ये बचपन चलता रहा। मैंने स्टेट लेवल पे स्कूल के वो भी होते थे, रीजन रैली होती, डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी, बच्चे लोग जाते थे। हम्म हर एक स्कूल, 2 स्कूल पार्टिसिपेट करते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के, फिर पूरे मंडल के। उसमें गेम्स होते थे दिन में, रात शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। तो वो हम्म। भी जीता, लेकिन पापा को था कि बस शौकिया गाओ और प्रोफेशनली कुछ नहीं करना है। तो 9th 10th फिर मैंने भैया साइंस लिया, तो मैं गाना भूल ही गया। बचपन में हाँ बहुत गाया, वहां पे नाम भी अच्छा हुआ। फिर 12th तक, जब तक मैं साइंस पढ़ता रहा, फिर तब तक गाने को लेकर के मैं भूल गया कि मैं गायक रहा हूँ। जब मैं मेडिकल तैयारी करने लखनऊ गया, तो वहां फिर कुछ हाँ लोग मिले, और लखनऊ थोड़ा सा मॉडर्न शहर था, हम लोग गांव से आए हुए थे। तो एक आध जगह मैं गुनगुना रहा था, तो किसी बच्चे ने सुना, कहा यार तुम तो अच्छा गाते हो। और फिर वो जागी वहां से बात। फिर हाँ उसी हाँ बीच मैंने रेडियो में ऑडिशन दे दिया। अब मुझे डर ये हाँ, लगा कि अब मैं घर वालों को बोलूं कैसे कि मुझे गाना करना है, क्योंकि उन्होंने भेजा मुझे है डॉक्टर बनने डॉक्टर के बना। लिए। डॉक्टर बनाने के लिए। और वो सही बड़ा है। मेरे साथ जद्दोजहद था भैया। मैं कई बार मेडिकल कॉलेज जाता था, इससे वैसे जो दोस्त हो जाते थे, सब कहने यार अगर तुम्हारा जो है 6 साल बाद पढ़ाने आओगे आप, तो सारे गामा तो भूल जाओगे, तो तुम डिसाइड कर लो क्या करना है।
उसी बीच रेडियो के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो रेडियो में फिल्म के गाने गा नहीं सकते थे, तो प्राइवेट गाने के लिए स्वर्गीय विनोद हाँ चटर्जी जी लखनऊ में थे, सिखाते थे, गीत भजन हाँ मेरा हाँ हुआ था। तो जब मेरे गाने रेडियो पे आने लगे, तो हमारे जी जी लालगंज गांव में लोगों को बड़ा अच्छे रेडियो पे गाना बज रहा है मेरा, तो चौराहे पे लोग रेडियो हाँ लगा देते थे, और रेडियो बड़ा माध्यम था उस समय। तो पिताजी को थोड़ा गर्व का अनुभव हुआ कि कुछ तो हाँ ये ठीक ठाक हाँ ठीक कर रहा है। पहले उनको हाँ लगता था गाना करेगा तो ये शादी ब्याह तिलक में गाएगा, लोगों की साइकिल वाइकिल हारमोनियम लेकर के, और लोग ये कहेंगे तिवारी लड़का गा रहा है, और लोग 100 रुपए मुझे देंगे, 200 देंगे, मतलब समझ रहे हो, वो जो कि बॉम्बे तक तो हमारे खानदान में कोई नहीं गया था। सही बात मेरे नाना जी शास्त्रीय संगीत के अच्छे जानकार थे, मेरी माँ हाँ हारमोनियम बजा के गा लेती थी, हाँ चौपाइयाँ वगैरह। तो प्रथम शिक्षा हाँ मेरी माँ से ही मिली। तो प्रोफेशनली भैया फिर जब रेडियो पे आने लगा, फिर धीरे धीरे वहाँ सीखने लगा, फिर भातखंडे में एडमिशन लिया मैंने, और फिर मेरा सिलेक्शन भी सीपीएमटी में जब लोअर उसमें हुआ, हाँ एमबीबीएस नहीं मिला था मुझे, पापा ने कहा नहीं तुम तैयारी करो प्लीज एमबीबीएस की, वरना हाँ रशिया में तुमको हम करा देंगे एमबीबीएस, चलो डोनेशन से। अच्छा अच्छा हमने कहा अब तो हाँ बड़ा बुरा फंसेंगे, छोड़ ही नहीं रहे। हाँ डॉक्टर बनाना चाहते हैं हाँ, तो मैंने माँ से कहा कि अम्मा देखिए मुझे करना नहीं है, और पिताजी को थोड़ा सा आप समझाइए। तो मेरा बड़ा भाई जो है शशिकांत त्रिपाठी जी, हम्म, हम दो भाई थे, पापा को था बड़ा बेटा इंजीनियर, छोटा बेटा डॉक्टर, सिंपल, हाँ हर घर घर में। यही थॉट होता था तो बड़े भैया मेरे इंजीनियर बन गए, उनका एमएनआर सिलेक्शन हुआ, उन्होंने आरसी त्रिची से बीटेक किया। फिर मेरे लिए उन्होंने एलएनटी हाँ कंपनी जो है उसमें बंबई में जॉब लिया। हाँ हाँ उन्होंने कहा रवि मैं तुमको एक काम करो, तुम इस चक्कर मत पड़ो, मैं पिताजी कन्विंस करूंगा, और मेरे लिए पोस्टिंग ली उन्होंने। और पिताजी से कहा ऐसा है पिताजी, देखिए 2 लोग हम लोग हैं, आप इसको छुटवा छोड़ दीजिए, हाँ सही तो जो करना करने दीजिए। अच्छा अगर नहीं कुछ कर पाया तो मैं तो जॉब में हूँ, आप तो है ही हैं, तो दुकान उकान करवा देंगे इसको, हाँ यहाँ ठीक ठाक प्रॉपर्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना, तो खा कमा लेगा हाँ अपना। तो भैया ने कन्विंस किया, माँ ने किया, तो पिताजी थोड़ा सा अधमने उससे कि चलो ठीक है। और इस हाँ तरह से भैया फिर मेरा, मैं मुंबई गया, वहाँ रवीन जैन जी से पहले मिला, स्वर्गीय रवीन जैन जी से, और इसलिए मिला उनसे कि मैंने सुन रखा था कि पूरी इंडस्ट्री में रवीन जैन जी हैं, वो सबको चांस देते हैं। हाँ बहुत उदार इस मामले में कहा जाता था कि वो उनके पास जो चला जाए और वो जरा सा भी अगर उन्होंने देख लिया कि पोटेंशियल है तो फिर वो सब जी जो काम बन गए अच्छा, मुझे बहुत सीखने की जरूरत थी उस समय, लेकिन स्वयं को महसूस नहीं होता ना, हम तो छोटी जगह में बादशाह थे, यहाँ लोग बहुत तारीफ करते थे। तो मैं, हाँ मुझे हाँ ऐसे लगता था शुरू में कि मैं ऐसे अभी जाऊंगा, 1-2 महीने में चांस वांस मिल के खटाखट 2-4 महीने में सब दुन, हाँ दुनिया बदल जाएगी दुनिया, पूरे देश में नाम हो जाएगा मेरा, ऐसा एक भावना हाँ नहीं शुरू शुरू में थी। ये दरअसल स्वप्न होता है जी जी और ये ऐसा स्वप्न ही फिर आगे चल के साकार भी होता है समय तो लगता है जी, स्वप्न होता है, और कहीं ना कहीं वो मेरी इमेच्योरिटी भी थी। लेकिन भैया जब मैं दादू के पास गया और मैंने गाना सुनाया, दादू बोलते थे रवीन जैन जी को, हाँ तो पहला उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ यूपी से, और उनकी अच्छी बात ये थी कि देखिए बिना परिचय के, बिना किसी रेफरेंस के, वो इतने आत्मीयता से मिले कि वहीं मेरा मन बहुत, इतने बड़े आदमी ऐसे आए और बैठे, बेला चाय पियोगे, कुछ खाए हो, तो मुझे लगा कि ये बम्बई जो शहर, हम तो अपने आप को बहुत वहां पे उम्मीद करके गए थे कि लोग भगा देंगे घर से, हाँ भागो कहाँ आ गए। हाँ तो पानी भी वहाँ पूछते हैं कि पानी पियोगे जी, तो दादू के यहाँ एक वो पहला जो, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी आवाज अच्छी है, लेकिन तुमको बहुत अनुभव की जरूरत, तुम एक काम करो, मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स में आना शुरू करो। हाँ बहुत बड़ी बात थी, जिंदगी में पहली बार स्टूडियो में घुसने का मौका। वहीं से फिर मैंने सुना कि मुझे लगा कि तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी सीखने की बहुत आवश्यकता है। फिर मैं सुरेश वाडकर जी का मैंने नाम सुना था, उनकी क्लासेस चलती हैं, और वहां पर मैंने सुना था कि पहले सिखाते हैं जो जूनियर्स होते हैं वो, और सीनियर्स को सुरेश सिखाते हैं। बट हमें भी एक जिद, वही जिद वाली बात सारी चल रही है, इस जिद से वहां पहुंच गए, जिद ठीक नहीं, सुरेश जी से सीखना है, नहीं तो फिर नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लखनऊ से आया हूँ और रेडियो में गाता हूँ, और तो उनको लगा रेडियो में गाता है तो बहुत तैयार होगा, जबकि वास्तविकता ये थी, आवाज मेरी अच्छी थी, गले में हरकतें थी, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बारे में मुझे नॉलेज नहीं
बहुत कम, मतलब ना के बराबर, 0। हम्म, तो वहां गया उनको ऑडिशन देने के लिए, तो देखा तो सुरेश जी एकदम ऐसे, वो पहनते हैं ना लुंगी और कुर्ता पहनते हैं नॉर्मली, हाँ और उस दिन ऐसे वो भगवा टाइप ज्यादा पहनते हैं, मतलब इस तरह भगवा या हाँ ऑरेंज या रेड हाँ हाँ टेस्ट है। और मैं जब गया तो देखा ऊपर सब बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, तानपुरे लगे हुए हैं, और ये बीच में साधु के जैसा, मुझे बड़ा एकदम मतलब अलौकिक अनुभव हुआ। मैंने कहा अरे ये तो बॉलीवुड के गायक नाम से तो पूरा जैसे हाँ महर्षि बैठा हो कोई, हाँ, आध्यात्मिक वातावरण लगा। आध्यात्मिक वातावरण लगा मुझे। और मैं मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम क्लासिकल मत सुनाना, तो वहीं बच गया। मैंने कहा अगर आप क्लासिकल बोलते तो मैं तो 0 हो जाता वहां पे। हम्म फिर मैंने कुछ मुझे उनको अच्छा लगा भैया। और हम्म एक बात बहुत सीखने वाली मुझे लगी कि उसके बाद मैंने एक जिद पकड़ ली। रहता वाशी था न्यू बॉम्बे भैया, वहां से सेंटर सुरेश जी का जुहू उतारा था, हाँ 2.5 घंटे का रास्ता था, 7:30 बजे हाँ क्लास लगती थी। मैं 4 बजे उठ के वाशी से, हाँ, और अरे 4:30 बजे से पैदल जाके, क्योंकि पैसे भी उतने नहीं होते थे, पैदल पैदल हाँ जाके ट्रेन पकड़ना। तो कभी मैं लेट नहीं हुआ 1 साल भर सुरेश जी क्लास हाँ में, हाँ 1 मिनट। तो उनको लगता था कहीं पास में रहता होगा ये, जो रोज सबसे पहले आके पहुंच जाता है यहाँ पे और एकदम टाइम से पंक्चुअल। हम्म बारिश में कई बार ऐसा हुआ भैया कि ट्रेनें बंद हो जाती थी, तो मैं पटरी पटरी चल के गया हूँ करीब 4-5 किलोमीटर। मुझे क्या बोल सकता हूँ, तब मुझे ना तो स्टार बनना था, ना मुझे पैसे कमाने थे, ना मुझे कोई नाम कमा, मुझे खाली तक मुझे सीखना है, बस एकमात्र लक्ष्य। और ये डर कि कहीं सुरेश जी मुझे निकाल ना दे, क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो मुझे कैसे भी करके अपने आप को प्रूव करना है और सीखना है, एक लक्ष्य। एक हम्म बार बारिश में सब बंद हो गया, लेट हो गया। सुरेश जी ने पूछा कि तुम लेट कैसे हो गए? मैंने कहा सर बस भी फंस गई बाढ़ में, उसमें जाम में रोड के। बोले कहाँ से आते हो? मैंने कहा मैं न्यू बॉम्बे से आता हूँ, नेहरू वाशी। तो वो 2 मिनट तुमको हम्म, विश्वास नहीं हुआ। तो वहां से कहीं उनको लगा कि ये सिंसियर। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि बाद में उन्होंने मुझे अपने घर में ही कहा कि तुम यहीं रह लो। और बहुत सौभाग्य रहा मेरा कि पुत्रवत मैं उनके घर में ही परिवार के जैसे रहना मुझे मौका मिला। और फिर मैं 7-8 साल 9 साल वहीं पे रहा, और हम्म, दादू के साथ संपर्क भी रहा। लेकिन ये कहीं न कहीं स्वप्न जैसा रहा कि एक हम लोग यूपी से गए हैं, सुरेश जी हैं, ना कोई जान न पहचान, लेकिन अपने घर में, और हम्म, बिना किसी उसके फीस के मेरा हाँ रहना खाना पीना सीखना सब फ्री। सही बात। वो तो उनके साथ ये किस वर्ष की बात होगी? ये 98। अच्छा अच्छा। उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला था शायद वही, 2002-3। हाँ, उस यस यस। तब मैं वो चिट्ठी लेकर घर गया था उनके, और सुबह सुबह वही उनका जो जहाँ पर वो सिखाते थे, और जो जी उनके जी बैठने का था, जमीन में प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा सा था, जी दीवार से सटा जी हुआ। जी जी। वहां बैठे तो मुझसे बात भी करते जाते थे और आलाप भी लेते जाते थे। लाभ लेते, बिल्कुल बिल्कुल, तानपुरा चलता तो रहता था। हाँ हाँ, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी, और मैं भी दंग रह गया उनसे। मतलब मैं, अच्छा, मैं इस तरह से गया था कि पत्र भर नहीं दे रहा था, मेरे उनसे बात भी करने लगा फिर। अच्छा, जी जी जी। तो जिस जिस तरह से उन्होंने बताया, तो मुझे आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे गुरु भक्त, मतलब खुद खुद मतलब गुरु की संतान ही बन गए एक तरह से। उनके माता पिता ने तो उनको सौंप दिया था, जी जी और फिर कैसे गुरु का घर उनका घर हो गया, गुरु जी उनके पिता हो गए, जी बहन उनकी बहन हो गई। ये सब जी। बिरला उदाहरण है। फिर जो कुछ किया उन्होंने गुरु के लिए किया। बहुत। और सुरेश जी के साथ वही जो मैं भैया बताऊंगा कि उनके कलाकार के रूप में उनके पहलू से पूरा विश्व परिचित है, तो कितने अच्छे कलाकार हैं। हाँ उनका ये है कि उनका जो रियाज होता है, उनका जो प्रैक्टिस, उनका अभ्यास है, वो हाँ हाँ किसी भी हाल में एक दिन का भी नागा नहीं होता है। 2.5 से 3 घंटे का जो उनका अभ्यास है, वो कुछ भी हो, वो बीमार भी रहे, वो अमेरिका से आते थे, जेट लैग होता था, फिर भी वो आके बैठते थे। एक तो जो पंक्चुअलिटी है उनकी, और इतने हाँ अच्छे इंसान भैया। आज भी वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो देखिए मिल मजदूर का बेटा हूँ। ये जो अपनी जड़ों को समझना। उनकी माता जी बचपन बताते हैं सुरेश जी कि सबके लिए हाँ खाना, मतलब उनके यहाँ ना जैसे चावल की वाणी चाल वहां पे है, तो हाँ डिलाइल रोड पे दादर के पास, वहां हाँ उनका घर था।
पिताजी उनके मिले मजदूर काम करते थे, माता जी आस पड़ोस के जो लोग थे, कुछ लोग वहां बोलते थे, कुछ लोग यूपी के, बिहार के, कुछ वहां के, उनके खाने की व्यवस्था शाम को जैसे होता ना कि कोई मोहल्ले में एक खाना हो तो वो लोग आते थे, खाना खाते थे। सुरेश जी बोलते थे मेरी जिम्मेदारी थी रोटी पलटने की, माँ से रोटी रखी, सुरेश जी बोले मैं उससे मेरे चिमटे से पलटता था। लेकिन मेरा बाबा जो थे सुरेश जी के पिताजी, उन्होंने तबले का अभ्यास करवाया पहले शुरुआत। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तुम्हारा तबला जो है वो अभ्यास नहीं छूटना चाहिए, और मारते भी थे उसके लिए सुरेश जी को। तो सोचिए एक उस परिवार से फिर जब वो बस वहां पे बांद्रा में आए गुरु जी के पास, स्वर्गीय जयलाल बसंत जी, जो प्रेम दीदी अभी हैं, आप मिलते होंगे उनसे, प्रेम दीदी। हाँ जी जी, तो गुरु बहन है, हम सबकी गुरु है, वो गुरु जी की बिटिया है। जी। तो उन्होंने सुरेश जी को अपने घर में रखा, जैसे हम लोग, जैसे मैं सुरेश जी के यहाँ रहा, वही रहा। तो आज ये परंपरा जो कहते हैं ना, और वहां पे सिर्फ एक गुरु शिष्य का जो संबंध है वो बाकी सब कॉमर्शियल एंगल से हट जाता है। ऐसा बहुत कम मिलते हैं भैया, नहीं तो लोग तो पहले ये सोचते हैं कि कितनी फीस, कितना ये, इतना मिलेगा, ये रहेगा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ भावना जुड़ाव, और उनको लगा कि भाई इसके अंदर कुछ है तो इसको बाहर निखारना है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि मेरे मेंटर, भगवान, गॉडफादर, व्हाटएवर, इस तरह से एक माँ पिताजी के कर्मों का फल, मेरे पूर्वजों का, भगवान का आशीर्वाद की वो जगह मुझे मिली। और साथ में रवीन जैन जी का भी बिल्कुल वैसे ही संबंध था हमारा, कि बाद में उनके साथ जाना, घर जाना, खाना पीना खाना, सीखना, गुरु जी उनके रिकॉर्डिंग में जाना। तो बहुत मैं मानूंगा कि कहीं से मैं बहुत सौभाग्यशाली भी रहा ना भैया। वो असल में वो दादू और सुरेश दादा ये सब थे भी एक दूसरे से जुड़े हुए। अभी मैं जैसे आपसे बात करते करते मैं सोच रहा था कि दोनों में कैसे संबंध स्थापित होगा, तो मुझे पहेली का गाना याद आ गया, रूपा करे झिलबिल झिलबिल। दादू का संगीत और सुरेश दादा की आवाज। बिल्कुल। और पहला गाना सुरेश जी का था, जब उन्होंने सुर सिंगार संसद में जीता था तो दादू ने कहा था मैं इस लड़के को चांस दूंगा। हाँ। और उन्होंने, दादू ने ब्रेक दिया सुरेश जी को। बहुत सुंदर गाना था वो। और आपसे क्या सुनूं जी, मैं आपकी बात पूरी हो। हाँ, मैं सुना रहा हूँ आपको। मेरा पहला गाना जो हिट हुआ वो भी दादू की कंपोजिशन थी। हाँ। एक सीरियल आता था उस समय, शिरडी साईं बाबा। हाँ। तो उसमें एक आरती आती थी, ओम जय साईनाथ। हाँ। और लकीली वो आरती बड़ी पॉपुलर हुई। तो उस वो रामानंद सागर वाला। जी 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 जी, बिल्कुल। अब ये पुनर्प्रसारित हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो मेरे पापा देखते हैं। अच्छा, तो आरती मेरी आवाज में है। वाह वाह वाह। वो आरती जो है वो, मैं उसकी 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। हाँ। उसके बाद तो मैंने जो दूसरा रामायण आया था एनडीटीवी इमेजिन पे, दादू ने म्यूजिक किया था, सागर साहब का ही, उसमें तो मैंने बहुत गाया रामायण। उत्तर रामायण नहीं, उसका नाम था, हाँ, उत्तर रामायण, ऐसे कुछ तो नाम था ना। हाँ, एनडीटीवी दोबारा शुरू जी, दोबारा हुआ था, जिसमें नए कलाकार के साथ में, और ठीक ठीक चला था अभी। उसमें बहुत गाया मैंने दादू के लिए। दादू के लिए मुझे सौभाग्य मिला था, मैंने करीब 100 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए होंगे। हाँ हाँ। बहुत सिखाते भी थे दादू, बहुत अच्छे गुणी। और तो पहला गाना मैं 2 लाइन सुनाता हूँ जी भैया। हाँ। वो तो खैर इतने बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो उनका जैसे कई बार हम शो में, हम तो मेजबानी का हमारा काम ही है, तो जिस शहर में जाते थे उस शहर में दोपहर को पहुंचे और शाम को जब स्टेज पे हैं तो उस शहर की महिमा पर एक पूरा गीत, उसके एक एक स्थान का जिक्र होगा और कमाल कर लेते हैं। अरे दादू का मैं बताऊं आप, एक और गुण देखिए, हम अभी, मैं संगीतकार बन चुका हूँ अभी, मेरा अभी भैया मैंने 3 फिल्में मैंने की, जिसमें 2 हिंदी फिल्म है, एक मराठी फिल्म है, और एक जो है हिंदी और अवधी मिक्स है, तो लेकिन है बॉलीवुड की फिल्म, बगावत के नाम से। तो उस सब में सुरेश जी ने, सोनू निगम भैया ने, कैलाश जी ने, शान जी ने, सबने गाया। तो मैं संगीतकार हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने, अगर मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है, अभी जब मेरे बहुत गाने नहीं हुए, अभी मेरे गाने हुए 17 गाने हुए जो, लेकिन उसमें 17 के अगर मुझसे स्केल अभी पूछ लिया किस गाने पे मैंने बनाया है, तो मुझे शायद सोचना पड़ेगा एक बार, मतलब किस सुर पे मैंने रिकॉर्ड किया। गाना धुन याद है मुझे, लेकिन किस सुर पे रिकॉर्ड किया। दादू को उनकी पूरी जीवन के जितने गाने थे, हजारों गाने,
हाँ वो सच में किस वाह। किस सुर में रिकॉर्ड किए गए हैं वो उनको हमेशा याद होता था। तो सुरेश जी एक बात हमेशा बोलते थे दादू को, दादू के सामने बोलते थे। मैं तो अच्छा, मुझे सुरेश जी का रहने के दौरान एक बहुत बढ़िया अच्छा अनुभव रहा। मैं गवाह रहा बहुत स्वर्णिम क्षणों का। जैसे कई एक दिन लता मंगेशकर जी आ रही हैं घर पे, मुझे मालूम पड़ा कि हाँ दीदी आ रही हैं, हाँ आज उनका आज लंच है उनका। अब आप सोचिए हाँ क्या हाल होगा दीदी। और हम नए नए गए हुए हैं यूपी से, तो और नए स्टूडेंट भी हैं, बहुत हम मुखर भी नहीं उसमें जितना भी। तो हाँ दूर से देख रहे हैं और ये देख रहे हैं दीदी पानी कैसे पीती है, क्या वो भी ऐसे उठा के पीती है, दीदी खाना कैसे खाती है, फिर दीदी जा रही थी चलती कैसे है। फिर तमाम ऐसे मेहदी हसन जी आया करते थे, जगजीत सिंह जी। तो ये सारी बड़ा सीखने का। तो सुरेश जी दादू से कहते थे, दादू जो कंप्यूटर है वो आपको ही देख के बनाया गया होगा, क्योंकि आपका दिमाग इतना इतना हाँ शार्प है, आपका आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आपको जो हम कंप्यूटर है वो पक्का आपको देख के बता दो। हंसते थे इस बात पे, क्योंकि उनको चीजें इतनी याद, गाने, शब्द, अरेंजमेंट, सारा कुछ याद। तो मैं 2 लाइन सुना दूं दादू की, फिर हाँ मैं इसी उनको याद हाँ किया। साईं भजन बहुत पॉपुलर हुआ था, इसी 2 लाइनें भैया। हाँ ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बड़ी आस लिए हम आए हैं, बड़ी आस लिए हम आए हैं, हमें दे दो नाथ। साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये पहली रचना थी जो जब मैं खुद से सुना कि टीवी में आता था, देखकर मेरी आवाज बड़ा एक ऐसे अलग अनुभव होता था। पहला हिट जो है वो दादू के रूप में उनके आशीर्वाद से मुझे मिला था। बाद में बहुत सारे गाने गाए उनके। तो ये इस तरह से भैया कहानी रही हमारी उनके मिलने की। आगे ये जो फिर यात्रा हुई, तो एक तो ये हुआ कि सारेगामा वगैरह में आपका प्रवेश हुआ, हाँ, इंडियन आइडल इंडियन आइडल में। जी और वहां पर आपने जो, वहां पर कौन जज थे आपके जिन्होंने जी, आपको? उसकी भी कहानी बताऊं आपको। कैसा था कि जब मैं सुरेश जी के यहाँ, फिर मैं क्या हुआ कि दीदी ने मुझसे कहा, प्रेम दीदी भाई जो गुरु जी की, हाँ तो वो बेटी। हमारी हम सब की गुरु है। अभी भी वो सुरेश जी की भी गुरु स्वरूप है, हम सब की भी गुरु स्वरूप है। हाँ पद्मा वाडकर जी है, पद्मा जी, वो भी हाँ पहले हम साथ सीखती थी। तो हाँ दीदी ने मुझसे कहा, रवि तुम एक काम करो कि तुम सिखाना भी शुरू करो। हाँ जब मुझे सीखते हुए तो मेरे ख्याल से हुआ होगा साल भर। तो मन में डर हुआ, मैंने कहा अभी तो मैंने जस्ट अपने आप को सीखना शुरू किया है म्यूजिक को, और मैं सिखाऊंगा कैसे। और एक बात बता दूं कि चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था भैया, तो जब मैं सुरेश जी का सीखना शुरू किया तो मैंने बेसिक से शुरू किया, कि मुझे बहुत पहले सीखा था नहीं, गाता था लेकिन सीखा नहीं था शास्त्र। तो एक होता है इसमें अलंकार होते हैं भैया, जैसे सारे गा रे गामा गामा पा। हम लोग जब स्वर की साधना करते हैं तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए। कि सा सारे गा रे गामा गामा पा, सारे सा नी रे सा नी सा रे सा नी सा सा रे नी सा नी सा रे सा रे नी रे सा नी सा रे नी सा रे गा रे सा गा रे सा रे गा रे सा रे गा सा रे गा सा गा रे सा रे गा सा रे गा रे गा मा गा रे, ऐसे ऐसे उनसे स्वरों का लगाव पक्का होता है। तो चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो एक फायदा मुझे हुआ, थोड़ा मैं जल्दी सीखा कि मैं हर चीज में दिमाग लगाता था। जैसे बहुत सारे लोग रटते थे कि उन्होंने बोल दिया रटो, तो सारे गा रे गा मा पा दा पा दा पूरा।
और मैं वही सोचूं सारे का मतलब 1 2 3 2 3 4 3 4 5 मतलब एक मैथमेटिक्स है वो। तो मुझे ये भी हाँ समझ में आई कि संगीत भी मैथमेटिक्स है। हमारी शास्त्रीय संगीत जो है वो पूरा कैलकुलेशन है वो। हाँ जैसे बंदिश हम गाते हैं भैया, तो हाँ, वो किसी भी ताल में बद्ध होती। बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो 8 मात्रा में बद्ध है तो आप 8 मात्रा कैलकुलेट करते हुए गाते हैं, और आप तिहाई लेते हैं। आप वहां से जब ये सोचते हैं कि मैं चौथी मात्रा से तिहाई उठाऊंगा, तो कैसे कितना गैप करके उठाऊं वापस से उस सम पे आ जाए, यानी सम मतलब पहली मात्रा। तो सब कैलकुलेशन का खेल है। ये मुझे थोड़ा सा मेरे साइंस सीखने का बड़ा फायदा हुआ। तो थोड़ा सा मैं ठीक ठाक मेरा बाकी लोगों से रिस्पॉन्स था सीखते समय। तो दीदी ने मुझे पहली बार कहा कि तुम सिखाना शुरू करो, और उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई भैया। उन्होंने कहा कि जो टीचर होता है ना, वो क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है। बहुत अच्छी बात। तो तुम ये मत सोचो कि तुम कैसे सिखाओगे, क्या तुम जितना सिखाओगे उससे कई गुना सीखोगे सिखाते समय। और वो बात मतलब अक्षरशः सत्य साबित हुई कि सिखाने के बाद बहुत सारी, एक तो आदमी को प्रेशर कि आप टीचर कुर्सी बैठते हैं तो आपको सब हाँ जानना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसके आगे पीछे तैयारी करके जाएंगे। भले आपको सही रात बात। रात भर जगना पड़े, आप रट के जाएंगे। आपको सामने बेइज्जती तो नहीं करानी है अपनी, कोई पूछ लिया तो आप फेल हो गए। और दूसरा, इतनी भांति भांति के क्वेश्चंस आते हैं कि आप उसमें हाँ उसी चीज के कई एंगल से, आप कई पहलू से आप परिचित हो जाते हैं। हाँ तो वो जो उनकी बात थी कि टीचर इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो बहुत अच्छी लगी और उससे बहुत सीखा मैंने। तो मैं हाँ। सिखाने लगा भैया वहां पे। तो जब, हाँ, हम्म, आइडल की बात आ रही कि फिर ऑडिशन हुआ इंडियन आइडल 1 का। तो 1 में देखा था मैंने, लेकिन मन नहीं बनाया। मैं सोचा ठीक है, तो रियलिटी पहली बार आ रहा था वो। हमारे यहाँ से लड़का, हमारा गुरु भाई है, छोटा भाई है, राहुल वैद्या अच्छा। जी। तो राहुल वैद्या गया उसमें हमारे यहाँ से, और हम्म, हम सब सपोर्ट किए। और मुझे याद है कि बोला भैया जा रहा हूँ, और बिल्कुल क्या गाऊंगा। तो हमने उसको इतना महत्व दिया नहीं था उस शो को। हमको नहीं लगा था कि कोई इतना बड़ा कुछ होने वाला है, तो हमने हम्म, ऑडिशन नहीं दिया था। और राहुल गया, और राहुल टॉप 3 में था, और बहुत पॉपुलर, मतलब एक कहते हैं ना पैरेलल इंडस्ट्री हो गई रियलिटी शो की, स्टार हम्म, वैल्यू मिलने लगी। हाँ बिल्कुल। तो वो रिस्पॉन्स जो था वो देख के बड़ा, चलिए तो बिल्कुल आप प्लेबैक सिंगर से कहीं कम आपका स्टारडम नहीं है किसी मामले में। बिल्कुल। एक बड़ा एवेन्यू दिखा। अब हमारे सामने समस्या ये थी कि अगली बार जब फेम गुरुकुल आता था, उसमें अरिजीत भी हमारे साथी थे। फेम गुरुकुल हाँ हाँ काजी तौकीर जीता था उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने मन बनाया कि इसमें पक्का मैं भी जाऊंगा। लेकिन डर ये था भैया ना कि मैं सिखाता था, और डर ये लगा कहीं अगर शुरू के राउंड में आउट हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। कैसे बताऊंगा कि क्या, लोग कहेंगे गुरुजी खुद ही फेल हो गए। हम्म, तो जैसे तैसे उस डर से वो जिद फिर यहाँ पे काम में आई। हाँ मैंने कहा अब जो बेइज्जती होनी होगी चलो। और उसमें लाइन लगती है भैया, ऑडिशन की लाइन लगती है लंबी। तो मुझे याद है जब मैं ऑडिशन की लाइन में खड़ा होता था, तो बच्चे सब सीखने वाले भी आते ही थे। तो कई लोग, अरे गुरुजी आप भी आके मेरा पैर छूते, और तो मैं बोला हाँ भैया मैं भी। और फिर मेरे आगे पीछे ऐसे ऐसे करके। तो वो बहुत, मतलब मैं उसको कैसे बताऊं, अगर आप उसको महसूस कर सकें, बड़ा थोड़ा सा वो मैं झेपने आपको वाली। आपकी आपकी बात के बाद बताऊंगा मजेदार बात। जी। तो जैसे तैसे मैं उसमें भी लास्ट राउंड तक पहुंचा, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि मुझे बाकी पार्टिसिपेंट्स ने ही वोट आउट कर दिया, तो मैं आउट हो गया। फिर इंडियन हम्म, आइडल सीजन 2 जब आया, तो उसमें फिर हाँ हुआ आगे बढ़ा। लेकिन बताऊं, संकोच के मारे मैंने मेरे घर वालों को ये नहीं बताया कि मैं, या किसी गांव घर कहीं भी, कि मैं आइडल इस तरह पार्टिसिपेट कर रहा कोई, हूँ। हाँ ऐसा कोई प्रयास कर रहा हूँ। राउंड पे राउंड होते गए, 1 लाख से 50,000, 50,000 से 25,000, 10,000, 5,000, 6,000, 1,000, 500, 100 ने नहीं बताया। मैं बस अपने आप जाता रहा। फिर टॉप 25 के लिए भैया वहां पे वोटिंग हम्म, होती थी, मेरे ख्याल से आउट ऑफ 40 या आउट ऑफ समथिंग, हाँ 40 लोगों में से जो टॉप 24 बनेंगे,
उसकी वोटिंग, उसके लिए मैंने नहीं बताया इसी शर्म से कि कहीं अगर अभी बीच में आउट हो जाऊंगा तो इससे अच्छा चुपचाप अगर आउट हो गए तो घर आ जाएंगे, अब आगे हो गए जान ही लेंगे। फिर जब मैं टॉप 12 में पहुंच गया तब मैंने घर वालों को मैंने क्या बताया, वो फिर बात फैल गई। तो उस समय तो रियलिटी शो ऐसा था भैया कि हर जगह पेपर से लेके होर्डिंग लगते थे पूरे देश में, और बहुत बड़ा स्टारडम वो एक लाइफ का अनुभव ये भी देखा मैंने कि एक समय जब मैं आइडल 2 से निकला भैया तो चलना मुश्किल होता था एयरपोर्ट वगैरह पे। जा रहा हूँ तो लोग, कई बार तो लोग रवि, तो हम लोगों की आदत क्या होती है, हम लोग छोटी जगह से कोई हमारा नाम लेके बुलाए तो हम उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन है यार, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्या नाम है हाँ, इसका, कहाँ मिले थे। कहाँ मिले थे। मुझे कुछ टाइम लगा ये डाइजेस्ट करने में कि बिकॉज ऑफ टीवी शो ये लोग मेरा नाम जान रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि सब आदमी मुझसे परिचित ही हो। बिल्कुल सही। शुरू में बड़ा मुश्किल था वो। तो कई लोग फोन लेके आते थे, मेरी मम्मी से बात कर लीजिए, वो बहुत फैन थी आपकी, आप आउट हो गए तो। और मैं जब आउट हो गया तो भैया मैंने एक चीज लिखी थी उसमें, सबको एक शब्द लिखना, एक सेंटेंस लिखना होता था, अनुभव कुछ भी। तो मैंने लिखा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आउट होने के बाद। और इकलौता कंटेस्टेंट था जो आउट होने पर रोया नहीं था। मैंने कहा ठीक है, जो हो अच्छा। तो भैया वो टाइम था, उसमें एक अनुभव मुझे मिला कि फेम भी जो होती है वो स्थायी नहीं होती है और उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। मतलब एक समय था कि मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो सब फोटो ले रहे हैं, और सेल्फी तो नहीं होता था लेकिन किसी से फोटो खिंचवाते थे, बात करवाते थे। उसके अंदर कई बार एयर ग्रुप पे फोटो लेती थी। 6 महीने बाद लोग ऐसे देखते थे, उनको लगे कोई तो टीवी वाला जा रहा है, लेकिन वो बोलते थे आप टीवी में काम करते हो? मैंने कहा नहीं मैं सिंगर। मैंने कहा रवि, त्रिपाठी, ओके ओके। और साल भर बाद से निकल जा रहे हैं आप। तो कहने ये भी बड़ा अच्छा अनुभव, बिल्कुल सही, कि एक समय आप एकदम जहां जा रहे हैं लोग पहचान रहे हैं, धीरे धीरे फिर वो पीछे हो जाती है। तो ये सारी चीजें हुई। बट आइडल के बाद एक फायदा ये हुआ, पूरे विश्व से फिर शोज का जो एक काम था वो शुरू हो गया, एक अलग जिम्मेदारी बन गई, और बड़ा अच्छा एक पैरेलल इंडस्ट्री होने का फायदा मिला। तो कहीं से जो जितने नए लोग आना चाहते हैं रियलिटी शो में, अब तो थोड़ा सा उसकी कम ऑडियंस है, बट फिर भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं। उसकी पहले भी मेरा चाइना शुरू हो गया था। पहले वो बात बताइए आप, वो जो ऑडिशन में झेपने वाली बात आप बता रहे थे। हाँ, ये इसमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। एक तो मैं भी इस चीज को सोचता हूँ, जैसे हम लोग सपने की बात करें, एक स्वप्न होता है इंसान के जीवन में, हर आदमी स्वप्न देखता है। और कुछ लोग अपने सपनों का खूब बखान करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, बहुत से लोग नहीं कर पाते जी। और कब भाग्योदय होगा इसका कुछ पता नहीं होता। तो जैसे एक तो मेरे को हमेशा वही जो मैं कहता हूँ सिनेमा से सीखता हूँ, तो मुझे हमेशा मैं अमरीश पुरी जी को लेकर बहुत हमेशा उनका एग्जाम्पल देता हूँ कहीं भी, कि वो व्यक्ति लगभग 50+ होने के बाद इंडस्ट्री में गए और फिर 15-20 साल जो उन्होंने राज्य किया, वो फिर सब आसपास वाश करके रख दिया, इतिहास बना। कोई खलनायक उनके आगे फिर नहीं रहा। मतलब बाद में 2-4 साल में तो फिर उनके जो बड़े भाई मदन पुरी थे, वो भी उनके अड्डे पे एक आध गुंडा बन के खड़े रहते। तो एक तो मैं ये देखता हूँ कि वो असाधारण प्रतिभा के धनी थे। तो दूसरा मुझे पीयूष मिश्रा जी, वो अपने बड़े भैया जी, वो हमेशा, वो तो मतलब थोड़ा सा बिंदास है बोलने में। तो बोले यार मैं जब बम्बई गया अपने लिए, तो बोले मुझसे 10-15 साल पहले के जो जूनियर थे वो वहां जमे जमाए बैठे थे, तो वो यही कहते थे कि बोले आप क्यों आ गए और अब आपके लायक क्या काम है जी। तो बोले मैं यही सोचता रहता था कि अब मेरे लायक क्या काम है। तो बोले फिर मैंने सोचा कि ये नहीं मिलेगा तो वो कर लूंगा, वो नहीं मिलेगा तो वो कर लूंगा। बोले सारे भ्रम टूटते गए। लेकिन फिर ये कि वो गीत लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, कितने अच्छे कलाकार भी कर रहे हैं, और कहाँ, और एक्टिंग के रूप में फिर वो एनएचडी में उनका जो पूरा जलवा है। जब भी कभी मैंने उनको ऐसे 10 बार देखा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वो बहुत सीनियर हैं और इस समय स्टार हैसियत रखते हैं। तो जिस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उनके कदम अंदर जाते तो लगता है कि जैसे कोई भगवान आ गया। अरे वाह। वहाँ के लड़के स्टूडेंट ऐसे दौड़ पड़ते हैं उनकी ओर। फिर वो आदमी किसी भी घास पे बैठ जाएगा, किसी सीढ़ी पे बैठ जाएगा, वही 150 इकट्ठा हो जाएंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अरे गाते प्रोफेसर लोग कहते कमाल है।
एक हुस्ना करके उनका है, मैं कई बार सुना हूँ, वो एक कुछ गाते हैं, वही प्ले की चीज है वो। हाँ, लोक रंग से बड़े अच्छे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत। और सभी कुछ मतलब एक्टिंग से लेके सभी कुछ कर लेते हैं अब। तो वो एक मैं देखता हूँ कि ऐसे इन सब से कुछ कुछ अपने को भी प्रसाद मिल जाता है छोटा बहुत मोटा, बहुत। कि आप आप अपने जीवन में कुछ बेहतर चीजें लागू कर सको। जी भैया, बिल्कुल सही तो कहा आपने। वो जो आपने कहा ना, मुझे वही याद आ गया एकदम, कि उसके जी भैया। बाद भी कॉर्पोरेट, कई बार ये होता है कि गुरु की अपनी पटरी है, शिष्य की अपनी पटरी है, हाँ, उसकी पटरी स्मूथ है। बस वो हम लोग उस मेंटल ब्लॉक से निकल जाए। उसके पहले मेरा लकली चाइना में मेरे बहुत शो शुरू हो गए थे भैया 2002 से। उसकी एक अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा तुम्हें। चाइना हाँ फिर ऐसा हो गया कि वहां मेरे 90% मेरे ऑडियंस चाइनीज होती थी भैया, 99%। हाँ 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 और मैं वहां पे चाइनीज गाना भी गाता था, अभी सुनाऊंगा 2 लाइन आपको। हाँ तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस वो भी था। और इतने बड़े स्टेज तो मैंने जिंदगी में, जो अपने यहाँ फिल्म फेयर होते होंगे, आपको एक देखा होगा आपने, हाँ वैसे हमारे स्टेज होते थे। तो हम यहाँ से एक ग्रुप में जाते थे और 1 महीने का हमारा टूर होता था। हम 10 शोज करते थे। तीसरा, अभी हाँ। मैं ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा शो करने वाला इंडियन आर्टिस्ट रहा चाइना में, जी, आफ्टर राज कपूर। और राज क्या साहब बात। के गाने बड़े पॉपुलर। तो वहां पे मैं राज कपूर के 1-2 गाने, बाकी चाइनीज, जैसे चाइनीज गाना था उसका मैं तैयार किया मैंने। हाँ太阳下山，明朝一树发上来，花儿水落明远海沙一样的看，美丽小鸟一样不回来。तो हमने ये सारा रट रट के याद किया हाँ हाँ और वहां बड़ा पॉपुलर हो गया। मतलब इतना पॉपुलर हो गया भैया कि एक बार मुझे वहां का ऑर्गेनाइजर ने बोला कि साहब 2 आर्टिस्ट से बाहर से बुला रहे हैं, तो आपको आना है, हाँ बड़ा इवेंट है। और इतने शो हाँ कर ली, बाद में थोड़ा समय मैं सोचा जाऊं कि ना जाऊं, मतलब बहुत कर लिए थे ऑलरेडी। तो मेरा था भाई देखिए, अगर इतना अमाउंट होगा तो आऊंगा, नहीं तो अभी क्या, इतना बहुत कर लिया, अब छोड़िए ना। बोले नहीं नहीं आप आइए, बड़ा अच्छा है और ये वो। तो मैंने कहा अच्छा, रिलेशन बन जाता है हमारे दोस्त जैसे। हेनरी नाम है उसका ऑर्गेनाइजर, वो चाइनीज है हाँ। बट अमेरिका में रहता है, अमेरिकन चाइनीज। हम्म, तो मैं गया वहां पे, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एक तो मुझे मालूम पड़ा कि वो एशियन गेम्स 2010 में होने वाला था, 2009 में मैं गया। तो हाँ उसका 1 ईयर काउंटडाउन सेलिब्रेट किया था उन लोगों ने, 1 साल पहले। हाँ हाँ उसके लिए तब मुझे यहाँ बताया नहीं कि एशियन गेम्स के लिए बुला रहा हूँ। मुझे कहा कि एक इवेंट है बड़ा, आप आइए, आपको लोग चाहते हैं कि आप आइए। मैं गया तो मुझे लगा दूसरा कोई अपना एक लोकल आर्टिस्ट होगा। दूसरा आर्टिस्ट मालूम कौन था भैया? जो 2 आर्टिस्ट बताए थे, कौन? जैकी चेन। क्या बात, जैकी चेन। क्या बात, वाह। तो मैं तो, मतलब मैं मन में सोचूं कि ये लोग मुझे समझ क्या रहे हैं, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, मतलब कहाँ उसका लेवल का, कहाँ मेरा। और फिर मैंने वहां पे जय हो गाया, और मैं जय हो गा रहा हूँ और जैकी चेन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। क्या बात। तो बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या थी उस समय उस कार्यक्रम में। जी जी भैया, आप समझिए कि वो जो फाइनल जो मेरा हुआ, तो 7 लाख हाँ, लोग तो सामने थे वही। हमारे स्टेडियम में। 7 लाख लोग थे। और एक रिकॉर्ड बना भैया कि मेरे पीछे 4,500 डांसर्स थे गुड। मेरे क्या गाने पे बात। परफॉर्म करने के लिए। मेरे साथ 4,500 डांसर्स, इतना ये भी रिकॉर्ड बना। और जो सीसीटीवी चाइना, उसके रिकॉर्ड के हिसाब से अराउंड 55 करोड़ लोगों ने पूरे विश्व में देखा था उस इवेंट। वही सबसे बड़ा वो जी। अचंभा और था हर वो। न्यूज़पेपर में। तो कई बार देखिए, हम मैं मेरा मन नहीं था उसमें जाने का, लेकिन गया। और इतना बड़ा इवेंट था कि इंडियन आइडल से बड़ा वो, मेरे हर न्यूज़पेपर में मेरी फ्रंट पेज फोटो, उसके 1 महीने पहले से इंटरव्यूज, ये वो। तो कई बार ईश्वर को भी क्या प्लानिंग उनकी वही है वो। तो सुनंदा शर्मा जी देख रही हैं इस कार्यक्रम को। जी जी। गिरजा देवी जी की वरिष्ठ शिष्या हैं। अरे अरे वाह, और क्या उन्होंने बात भी है। उनको मेरा अच्छा मेरा लगा अभी आपने जो बताया। मेरा चरण स्पर्श आपको। बहुत गुणी है वो, दिल्ली में रहती हैं। और जो 2-3 जो बहुत सिंसियर नाम है गिरजा देवी जी की विरासत को जी संभालने वाले, जी। उनमें सुनंदा जी। अरे अप्पा जी बोलते थे गिरजा जी को, हाँ 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 जी। तो हाँ हमारा हाँ भी बहुत, मेरा बड़ा मधुर, मतलब
मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है उनका। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सुरेश हमारा जो हम लोग हमारी एकेडमी सुरेश वाडकर जी की, हम लोगों हाँ ने हाँ हर साल परफॉर्मेंस कराते हैं क्लासिकल की। हाँ पहले हाँ। तो हम एक प्रोग्राम करते थे भैया 24 आवर्स राग का, 24 अच्छा अच्छा आर्टिस्ट 24 राग परफॉर्म करते थे। अच्छा अच्छा, और 24 अप्पा घंटे। जी का मैं बताऊं आपको भैया, उस समय उनकी एज, इतनी एज होने के बाद जो तैयार गायकी उनकी थी, हो मैं तो कहा कि हम्म। आप साक्षात, मतलब मैं क्या बोलूं, सुरेश जी हाँ सरप्राइज थे, नहीं कमाल। तो उतने उनकी हम्म। शिष्या है आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और भैया ये एक मैं आजकल फोक पे काम कर रहा हूँ अच्छा, गुड। जी, क्यों मुझे लगा कि हम ठीक है, बॉलीवुड की बातें ठीक है, फिल्म में गाने भी आपके आशीर्वाद से आ ही रहे हैं, अभी रिलीज होंगे और ये सब चलता रहेगा, हाँ हाँ कवर सॉरी वगैरह हाँ। वगैरह। बट मुझे लगा कहीं जो एक बहुत मुझे अवधी भाषा हम लोगों की है, हम लोग वो अवध प्रांत से सु, बिलोंग करते हैं। हाँ, सुनंदा जी लिख रही है, वो उस समय 88 की थी जब आपके हाँ, यहाँ गाया था। है ना, देखिए। हाँ हाँ। और क्या षणमुखानंद हॉल में प्रोग्राम हुआ था, आप थी उसकी गवाह। हाँ, इतना तैयार गायकी, मेरे पास उसका वीडियो सुरेश जी के पास है। ओह, मतलब हम सब रो रहे थे उनको सुनते हुए, अद्भुत। 1 मिनट बचा है भैया। अच्छा, तो हम लोग की मैं बात दो की। लाइन, हाँ मैं एक अवधि की लाइन सुना रहा हूँ भैया, बहुत हाँ अच्छी, इसी से हाँ। स्थापन करते हैं, और मिट्टी का है कथरी, ये मेरा बहुत पॉपुलर कथरी। हुआ है जी। अच्छा अच्छा। लोटे लड़का सयान सारा, थोड़ा गला ठीक नहीं है फिर भी। लोटे लड़का सयान सारा, और परिवार बेचारा कथरी माँ, ओ हाँ हाँ कथरी हाँ तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ, ओ वाह कथरी वाह। तोहार गुनु जाने जे करे गुजारा कथरी माँ। इस तरह से कुछ मिट्टी के गीत। मेरा एक हमारा अवधि चैनल भी है। और कथरी मेरी नानी नानी बनाती थी कथरी। जी भैया, हम लोग हम लोग के भाई बहनों का जन्म होता था जब, तो उनके रहने सुने के लिए। ये उसी की महिमा है, आपको मैं भेजूंगा गाना, आप सुनिएगा, कथरी पक्का डालेंगे पक्का। यूट्यूब में मिलेगा, अद्भुत है ये। हाँ। तो बड़ा आनंद आया। और मैं भावावेग से बहुत सारी चीजें बहुत विस्तार में बताता गया, लेकिन ऐसा फिर बाकी हम एक अधूरी बार और बातें, मिलेंगे। हाँ अधूरी बातें वहां से आगे बढ़ाई जाएगी, हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। एक बार और मिलेंगे अपन, ऐसा लग जी, रहा है मुझे। तो मैं एक चाइना और शो मिलने घटना सुनाऊंगा उसमें आपको, फिर अद्भुत बात है वो हाँ। एकदम। थैंक यू, आप सबको प्रणाम। ठीक। और भैया फिर से बहुत बहुत प्रणाम। आप मतलब आ- बहुत आनंद आया मुझे। हम और मिलेंगे जल्दी। जी भैया, ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम। बहुत आभार। थैंक यू, सब लोगों को प्रणाम।